देखिए, स्टेट गवर्नमेंट तो फेलियर है ही वहां पे। हमेशा स्टेट गवर्नमेंट के समय तो आप देखिए किसी की भी सरकार रही, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही, चाहे आपकी फारूक अब्दुल्ला की गवर्नमेंट रही, चाहे दूसरा भी उमर अब्दुल्ला, चाहे दूसरी पीडीपी की रही, स्टेट गवर्नमेंट तो हमेशा फेलियर रहती ही रहती है वहां पे। लेकिन अब तो केंद्र शासित प्रदेश भी अलग अलग बन गए, लद्दाख को अलग कर लिया, जम्मू अलग हो गया, ये कश्मीर के अलग हो गए। और सबसे बड़ा फेलियर दिल्ली सरकार का है, मोदी सरकार का बड़ा फेलियर है कि इतना कुछ होके तीसरी बार जनता के वोट लेने के बाद भी एक तो शहादत रोज हमें चुकानी पड़ रही है। हमारे शहीद हो रहे हैं डेली लोग, डेली किसान के बेटे बेचारे आ रहे हैं जो बॉर्डर पे गोलियां खा रहे हैं, शहादत कुछ पैसा उनको दे देते हैं, परिवार को मुर्बा दे दिया और इतनी सीधी करी। लोग भी बोले हैं, जय जयकार लगा के भूल जाते हैं सारी चीजों। लेकिन इतना बड़ा पर्यटन स्थल जो है, इस पर्यटन स्थल पे जिस तरह सेना की या पुलिस की वर्दी के अंदर आतंकी घुसते हैं, तो उन आतंकियों का पता सरकार के पास क्यों नहीं था? आखिर कितनी बड़ी वहां मिलिट्री पैरामिलिट्री फोर्स पड़ी है, हर 10 किलोमीटर पैरामिलिट्री मिलिट्री कश्मीर के अंदर है। तो ये मोदी सरकार का बड़ा फेलियर है। और प्रधानमंत्री के अंदर अगर हिम्मत है जरा सी भी, वो थोड़े भाषण देते हैं प्रधानमंत्री, हम तो उनको सुन सुन के बोर हो गए। आजकल तो मोदी का भाषण सुनने नींद आ जाती है वहां पे लोग, इसलिए जब मोदी बोलते हैं तो अक्सर लोग ये कहते हैं अंदर मत बैठे रहो, बीजेपी वालों को बैठना पड़ता है, विप जारी होता है। लेकिन दूसरे लोग सोचते हैं कोई मतलब नहीं है, फालतू की वाहियात बातें करें, उन बातों का बटना कुछ भी नहीं। मैंने कोरोना नहीं आएगा ऐसे भाषण भी दिए, आ गया था ना कोरोना, मर गए 50 लोग। थोड़ी बातें करने के अलावा कुछ नहीं इस व्यक्ति के पास। और जो बात इन्होंने कही हम ये कर देंगे, वो तो करके दिखाओ। करो पाक कश्मीर पे कब्जा, पीओके पे करो अटैक, आतंकी कैंप नष्ट करो, ध्वस्त करो, सारे के सारे खत्म करो। आतंकवाद की शुरुआत खत्म करने की इंडिया से होनी चाहिए। अरे आप तो अभी तक उन लोगों को ही नहीं ला पाए जिनके लिए कितने भाषण आपने दिए थे 14, 19 और 24 के अंदर। कितने आतंकी मुंबई से लेके जो हमले इस देश के अंदर हुए वो बाहर घूम रहे हैं, उनके आका बाहर घूम रहे, नहीं ले पा रहे हो आप। एक दो लाते हो, मीडिया में चलवाते हो, इतनी सीधी कर लेते हो। तो बड़ा फेलियर इंटेलिजेंस ब्यूरो का, सेंट्रल आईबी का और तमाम उन एजेंसियों का था जो पाकिस्तान, चाइना और इन बॉर्डर के अंदर ये हालात था। कारगिल के समय क्या हुआ, 2-3 साल तक घुसपैठ चलती रही और हमें पता ही नहीं था। फिर हमने हमारे जवान गंवा दिए, कारगिल जीत गए हम, लेकिन जवान कितने गए? अगर ये पहले से हमारे पास फीडबैक होता इतने जवान नहीं जाते, हमारे शहीद नहीं होते। चीन ने बताओ गांव बसा लिए, किस तरह बॉर्डर पे हालात है। चीन हमारी जमीन दबा के बैठा 62 के अंदर, क्या कर लिया मोदी ने 3 बार गंदो की तेरा क्या कर लिया। आज जो हिंदुस्तान का, ठीक है सोशल मीडिया चूंकि विपक्ष कमजोर है और ये भाई बहन घूम रहे हैं, इनको कोई मान नहीं रहा देश के अंदर, और इनके भी जब तक वाड्रा और ये लोग बैठे हैं तो ये कमजोरी इनकी, ये जैसे ही वाड्रा बाहर डालते हैं तो ये रोने लग जाते हैं, तो जाके वही मामला होता है फिर। तो विपक्ष कमजोर है, विपक्ष गुटों में बंटा हुआ है। कांग्रेस इंडिया अलायंस को साथ लेके चलना नहीं चाहती या नहीं चल पा रही, तो वो जाने कांग्रेस, सपा, टीएमसी, डीएमके, अन्य छोटे जो दल है। मुझे मेरे हिसाब से राहुल गांधी इंडिया अलायंस के नेताओं के नाम भी नहीं जानता मैं, प्रमुख लोगों कौन कौन सी पार्टी का कौन नेता। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता देश के अंदर। इसलिए मोदी हमेशा दादागिरी करेंगे लंबे समय तक। पूरा तानाशाही, जाए ईडी, जो चाहे बोले उसी को पकड़ लो, ये उनको बना रखा है। अब तो हिम्मत के साथ ही करना पड़ रहा है सारा काम, लड़ रहे हैं लड़ाई को। मैं तो स्टेट के अंदर हमेशा माफियाओं के खिलाफ, चाहे भू माफिया हो, बजरी माफिया हो, चाहे किसान कर्ज माफी का हो, फ्री बिजली का, हमेशा मैं आंदोलन करता रहता हूँ और जगह जगह करता रहता हूँ। हर शहर, कोई जरूरी नहीं मैं जयपुर में आंदोलन करूँ, हर जगह मेरी टीम आंदोलन करती। कई जगह मैं नहीं जाता हूँ, ट्वीट कर देता हूँ, उसमें काम बन जाता है। तो ऐसा ही भर्ती रद्द करना है, मैं भी आंदोलित हूँ, मैं भी लगातार, मेरी पार्टी कार्य ऐसा ही भर्ती के साथ साथ तमाम वो भर्तियां जिनके पेपर लीक हुए। और मैं तो ये भी मांग करूंगा 18 से 23 के अलावा 13 से 18 जो भर्तियां जिसके अंदर पेपर लीक की घटनाएं, जिनमें वसुंधरा जी के कई करीबी लोगों के नाम आए थे, और सारे आरपीएससी के चेयरमैन जो बने 15-18 साल का, उन सब की जांच होगी। उनके कितने रिश्तेदार है वो आरएस, आरपीएस और अन्य अच्छे पदों पर बैठे, उनकी भी जांच होनी चाहिए। ये हम चाहते हैं। और ये आर पार की लड़ाई, परसों से हम लोग बैठेंगे और इस बार भजनलाल सरकार की ईंट से ईंट राजस्थान का नौजवान बजा देगा। राजस्थान का उसका इलाज तो एक एक आरएलपी की सरकार बना, तो मैं सारे बिल लेके विधायक और हाथों-हाथ कर दूंगा। उम्र भी 2-3 साल की छूट दिलवा दे देंगे, सारा ये लोग गिरफ्तार हो जाएंगे तो अपना भी नहीं होगा। इसके लिए सरकार चाहिए। कांग्रेस बीजेपी का जो मिलाजुली का खेल है, उसमें आपने देखा होगा पहले वसुंधरा गहलोत का गठबंधन था, अब कौन से गठबंधन चल रहे हैं, पहले कौन से चल रहे थे, वही अधिकारी भजनलाल सरकार चला रहे, जो पहले गहलोत की सरकार चला रहे, पहले वसुंधरा की सरकार चलाते थे, तो तमाम वही अधिकारी ब्यूरोक्रेट सरकार चला रहे। और ब्यूरोक्रेट अगर सरकार चलाएंगे तो अपने हितों के हिसाब से काम करेंगे, सारा उनका फायदा कैसे हो। तो अपन सारा काम नहीं कर सकते, सारा काम तो कोई भी नहीं कर सकता। सारा काम करने के लिए ताकत चाहिए,
सरकार चाहिए। सरकार चाहे तो चीफ मिनिस्टर के पास इतनी ताकत होती है, चाहे जो बिल ला सकता है और चाहे जितने लोगों को चाहे जब लाकर और बंद कर सकता है। तो वो ताकत हमारे पास नहीं, हमारे पास जनता की ताकत है। लड़ रहे हैं सड़कों पे, झुका रहे हैं सरकार को बाहर, सबको न्याय नहीं दिला पा रहे हैं, लेकिन न्याय की उम्मीद है। जहां जाते हैं उनको तो न्याय दिला ही देते हैं। तो अब ऐसा ही भर्ती वाले मामले इनको न्याय दिला देंगे निश्चित रूप से। और ऐसी सरकार अगर 5-10 साल हो रही तो मुझे नहीं लगता कि राजस्थान उन प्रांतों में चला जाएगा, बीमारू प्रांतों के अंदर, जहां हम दूसरे प्रांतों की लंबे समय तक गिनती करते थे, वो तो ऊपर उठ गए और हम उसके अंदर जा रहे। लेबर बढ़ रही है या मजदूर बढ़ रहा है बेचारा, यहाँ रोजगार नौजवान को नहीं मिल रहा है। बीटेक एमटेक किया हुआ आदमी 5,000 की नौकरी करने को मजबूर है। ये है राजस्थान की तस्वीर। कि नरेगा जो आया जरूर रोजगार लोगों को देता होगा, लेकिन इससे क्या हो जाएगा? आप पूरे लोगों को इस नरेगा के नाम पे बैठा देते हो गर्मी के अंदर, 200-300 100 रुपए मिल जाते हैं, अपना पेट पाल लेता आदमी, लेकिन फिर भी गांव राजस्थान के लोग मजबूत है। आप बताइए, ये जो शिक्षा की क्रांति राजस्थान में 50 साल पहले आनी चाहिए थी, हमारे नेताओं ने जानबूझ के पीछे रखा। अलग अलग इलाकों में अलग अलग नेता हुए जो कई किस तरह के स्पीच देते थे, कई किस तरह के देते थे। अब लोग नरेगा मजदूरी करके वो अपने बच्चों को पढ़ा रही है। इससे ही राजस्थान में अब महिला शिक्षा और दूसरी शिक्षा आगे बढ़ रही। लेकिन ग्रामीण इलाकों में आप चले जाओगे तो हर गांव के अंदर आपको सीसी ब्लॉक जो लगा होगा वो या तो टूट जाएगा या ऐसा घटिया वो बन के आएगा। क्योंकि सरपंच के चुनाव में जो 2 करोड़ खर्च करेगा वो 3 करोड़ कमाना चाहेगा, तो कहाँ से कमाएगा? वो उन्हीं गलियों और उन्हीं नालों से कमाएगा। और आपकी जो जेजेएम योजना, पूरा गांव के गांव तोड़ दिए, पीने का पानी राजस्थान में मिल रहा है। डेवलपमेंट गांव छोड़ के लोग शहरों में आ रहे हैं, गांव से शहरों में प्लान कर रहे हैं लोग, गांव खाली हो रहे हैं क्योंकि रोजगार के साधन नहीं है और आपका सिंचित क्षेत्र लिमिटेड है। तो सिंचित क्षेत्र राजस्थान का बढ़े। ERCP की बात ये कर रहे हैं और WRCP, लेकिन ये कब होगा? तब तक तो आधी आबादी चली जाएगी। वही आपकी बात कि आखिर कब तक होगा? तो हम ये चाह रहे हैं कि ग्रामीण विकास, गांव का विकास कैसे हो कि गांव में रोजगार के साधन सर्जित हो, कि कुछ आबादी को हम गांव के अंदर खेती को सिंचित बनाया जाए ताकि आधी बेरोजगारी खत्म हो सकती है। अगर खेती सिंचित होगी, पानी आएगा नहरों का, नदियों का, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी आबादी लाभान्वित हो सकती है राजस्थान की। अभी ग्रामीण विकास के नाम पे मुझे कुछ भी लग रहा है ग्रामीण विकास हो रहा है, मैं देख रहा हूँ। और पंचायत राज के नाम पे भी आप बताइए, पार्टी जिस तरह चुनाव करा रहे हैं, मंडल लड़ेगा कांग्रेस से, बीजेपी से, RLP से, और चला जाएगा वोट दे देगा किसी को। तो ये चुनाव भी बिल्कुल इसमें कानून ही होना चाहिए, जो जहाँ जीतेगा वो उसी दल में रहेगा, वो दल बदल कानून इनके ऊपर भी लागू होना चाहिए। ये गलत तरीके से भारी भ्रष्टाचार इसके अंदर। और RLP बिना सत्ता, हम ये नहीं सोच रहे सत्ता में कब आएंगे, हम यही चाहते हैं कि राजस्थान मजबूत कैसे हो, हमारे छोटे भाई मजबूत कैसे हो, छोटी बहनें कैसे मजबूत हो, किस तरह स्कूल कॉलेज में जाए तो भय नहीं लगे किसी को, भाई हमारा राजस्थान, जब हम आराम से डाणी के अंदर बैठे भी बाहर खाद डाल के भी लोग सो सकते हैं। आजकल तो बाहर डाणियों में रह ही नहीं सकते, किस तरह क्रिमिनल आते हैं, मार के चले जाते हैं, उजाड़ कर देते हैं, घंटों तक आपकी पुलिस नहीं आती। व्यवस्था आप देख रहे हो, मुख्यमंत्री को धमकियां मिल रही राजस्थान के अंदर। तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जिस पार्टी को जवानों ने खड़ा किया किसानों के आशीर्वाद से, जवान सब ज्यादा RLP के साथ है और RLP पंचायत चुनाव मजबूती के साथ लड़ेगी। इस बार दोनों पार्टियों को हम ये दिखा देंगे कि RLP कितनी बड़ी ताकत बन के 28 के अंदर इस राजस्थान की सत्ता पे काबिज होगी। ये पंचायत चुनाव से दिखेगा आपको जलवा। अंदर अगर चाहे तो किसान का एक बार संपूर्ण कर्जा माफ कर सकता है। जिस तरह उद्योगपतियों के 20 लाख करोड़ के कर्जे माफ किए पिछले 18-20 साल में कांग्रेस और UPA और NDA की सरकार ने मिलकर, तो ये चाहे तो एमनेस्टी योजना, उसके तहत कोई दूसरी योजना के तहत कुछ ये ऐसा काम कर सकते हैं जिससे किसान कर्जे के बोझ से, जो बोझ है कर्जे का, उससे दूर हो सकता है। किसान अपने आप को फ्री महसूस करे, बूस्टर डोज देना चाहिए, कर्ज माफ एक बार किसान का करना चाहिए, तो बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। फिर MSP पे खरीद गारंटी कानून, आप देखिए आज हालात जो क्या कि जमीनों की जोत भी घट गई। अब हमें कुछ खेती में बदलाव करना होगा, अब हमें कुछ ऐसी जो आर्थिक रूप से मजबूती कैसे मिले, क्योंकि 15 बीघा, 10 बीघा, 5 बीघा, 2 बीघा, 20 बीघा जमीन में आदमी के अपने परिवार का भी पेट नहीं पाल सकते जब उसका साइड के अंदर नौकरी है, दूसरा काम नहीं हो। तो किसान पे सरकार को फोकस करना होगा, क्योंकि आज भी 60-70% ज्यादा आबादी गाँव में रहती है और खेती पर निर्भर है। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो 6,000-8,000 रुपए किसान निधि के नाम से देती है, तो उससे कोई पेट नहीं भरने वाला। इसके बजाय तो कानून बनाए ना सारे जो हम चाहते हैं, तो जो किसानों के साथ कमिटमेंट में प्रधानमंत्री के, उस बात में प्रधानमंत्री को करने। बीजेपी किसानों की विरोधी सरकार, इनकी मानसिकता है वो किसान के पक्ष में मानसिकता इनकी नहीं। मैंने हमेशा इनके साथ रहा हूं, देखा ये किसान के पक्ष की बात नहीं करेंगे, व्यापारी के पक्ष की हमेशा इनकी भावना रही, व्यापारी वर्ग को मदद करते हैं। और नए जैसे अब तो
अंबानी अडानी यही चल रहे हैं देश के अंदर, बाकी व्यापारियों को भी घर बिठा दें इन लोगों को, तो चल रहा है देश का। दुर्भाग्य है देश का। कांग्रेस मौन है, चुप है, कांग्रेस के पास टीम नहीं है, कांग्रेस खड़ी नहीं हो सकती, बैसाखियों पे है और करना भी नहीं चाहती। कांग्रेस के जो नेता है वो अपने ही लोगों को नहीं जानते, वो तो मिलते ही नहीं। आज मोदी अमित शाह से तो आज भी मिल सकता है, लेकिन राहुल प्रियंका से नहीं मिल सकता। टाइम पूर का तो प्रोटोकॉल सिस्टम देखो तो आपको लगेगा यार अभी से इतना है, या तो कोई साजिश होगी कि इनको लोग इस तरह मिलने नहीं देना चाहते, बड़ी साजिश होगी, बड़ी साजिशों का शिकार हो गया परिवार। तो अच्छा, इनके अलावा चेहरा भी नहीं आज, अगर ये नहीं हो तो कांग्रेस तो टूट जाएगी, है भी नहीं। तो यही हालात राजस्थान के अंदर आप देख लो, पायलट जाते हैं, रहते हैं, बीजेपी से मिल जाते हैं। हम तो उस समय गहलोत के खिलाफ तो पायलट के साथ थे, लेकिन फिर वापिस आ जाते हैं, उसी कांग्रेस को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। तो पीछे से कोई बयान दे देता, कोई कुछ बयान दे देता, ये तो इसी में लगे हुए सारे एक सारे, एक दूसरे को नीचा दिखाने के अंदर। ये कांग्रेस का फ्यूचर अब राजस्थान का तो मुझे नजर नहीं आ रहा। 28 के अंदर कांग्रेस की राजस्थान में ये स्थिति हो जाएगी जो बिहार यूपी के अंदर कांग्रेस पार्टी की स्थिति होती है। अब जवान जाग चुका राजस्थान का, दो क्षेत्रीय पार्टियां राजस्थान में बन गई, जो दिल्ली में ऑल पार्टी मीटिंग और उनके साथ बैठती है सारी, वो बात कर रहे हैं देश का नौजवान राजस्थान में सोशल मीडिया पे कि हमारी लड़ाई कौन लड़ रहा है। वप का जो बिल आया, उस वप के बिल पे कांग्रेस का एक नेता नहीं बोला, आरएलपी ने वप बिल का विरोध किया। तो एक एक व्यक्ति देख रहा है। मैं ऐसा नहीं, मेरी जो विचारधारा है वो हमेशा ये रही है कि अन्याय जहां भी होगा हम बोलेंगे, चाहे किसी पे भी हो, तो वही हम काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस का जो मूल वोट बैंक है ना, वही कांग्रेस से खिसकता था। शेड्यूल ट्राइब के अंदर आप देख रहे, नए पार्टियां बन गई, नए नेता आ गए, उनको समझ में आ गई कि कांग्रेस बेवकूफ बना रही लंबे समय से। लोग कांग्रेस से भी दुखी हैं, बीजेपी से दुखी हो जाएंगे। आखिर लोग भी चाहेंगे कि तीसरा मोर्चा बने और लोगों को विश्वास होगा, और विश्वास अगर नहीं हुआ तो उसका कारण ये भी बड़ा कारण था कि राजस्थान में तीसरी पार्टी बनके अभी तक राजस्थान के लोगों ने हरियाणा, यूपी और बाहर के नेताओं के नारे लगाए। वो आदत है, वो गई नहीं आदत। तो मेरे साथ आदत भी चली जाएगी, सारे जवान आ जाएंगे, धीरे धीरे बात समझ में आ जाएगी। ठोकरें खाएंगे तो समझेंगे, ठोकरें खाएंगे निश्चित रूप से। इस बार कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तैयारी। मैं तो मेरी तरफ से तैयार रहता हूँ हर टाइम। जनता जागरूक हो जाए, समझ में आ जाए, जनता के बाद जनता को ये समझ में आ जाए कि जनता को हनुमान बेनीवाल जैसे लोगों की आवश्यकता है। अभी जनता ये सोच रही है कि हनुमान जी को हमारी जरूरत है। जिस दिन उनको ये लगेगा कि हनुमान बेनीवाल जैसे नेताओं की हमें आवश्यकता, उस दिन राज आ जाएगा हमारा, और लग जाएगा, धीरे धीरे अपना आप लगेगा सारा।